नमस्कार। एक्सप्रेस न्यूज के दोपहर के सेगमेंट में मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। तीसरे के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत के साथ लगी हुई हैं। दक्षिण बंगाल में जो सबसे हॉट सीट है, जो सबसे चर्चित सीट है, वो सबसे कद्दावर मंत्री माननीय मला घटक जी का है, जो पश्चिम बर्धमान जिले का आसनसोल नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र है। अपनी जीत की हैट्रिक बनाने के लिए प्रयासरत श्री घटक के सामने एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में जो शख्स उभर कर सामने आया है, जिसे लेफ्ट फ्रंट, कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट ने संयुक्त रूप से अपना प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने एमटेक की पढ़ाई करने के बाद न्याय की लड़ाई के लिए, अन्याय का प्रतिवाद करने के लिए इंसाफ इंडिया के संस्थापक सदस्यों में शामिल होकर एक नई शुरुआत की थी, जिनकी पहचान इस शिल्पांचल में सीए और एनआरसी के खिलाफ गुलजार बाग में बेमियादी धरना आसनसोल शहर में चलाया, जिसके द्वारा वो चर्चे में आए, जिनका जन्म कोलकाता पोर्ट से हुआ। आज वो सबसे चर्चित राजनीति के केंद्र में जो शख्स है, उस शख्स का नाम है मोहम्मद मुस्तकीम सिद्दीकी। आज इस सेगमेंट में हम उस शख्स को आपके बीच में सामने लाए हैं, जिनके व्यक्तित्व से हम आपको अवगत कराएंगे। वो राजनीति में क्यों आए, ये उनसे हम लोग आपके सामने बातचीत को रखना चाहेंगे, और वो यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं, राजनीति में किस रूप में वो एक मोड़ देना चाहते हैं, या राजनीति को किस तरह एक विशेष समुदाय, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या उनके पास योजना है। इन तमाम सब मुद्दों पर मैं उनके साथ चर्चा करूंगा। मेरे साथ उपस्थित हैं संयुक्त मोर्चा के प्रत्याशी मोहम्मद मुस्तकीम सिद्दीकी साहब। धन्यवाद। सिद्दीकी साहब, आपका जन्म कोलकाता में हुआ। आपके पिताजी कोलकाता पोर्ट के सरकारी अधिकारी थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद आपका एमटेक आपने राजस्थान से किया, तो ये बीच का समय कहाँ गुजरा आपका? आपने थोड़े हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपका व्यक्तिगत जीवन, शैक्षणिक जीवन कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक पहुंचा? देखिए, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता, पढ़े लिखे आगे बढ़े। मैं चूंकि गांव से जुड़ा हुआ हूँ, गांव से हूँ, बिहार हमारा पैतृक गांव है बिहार में। कोलकाता में जीवन एक लंबे समय तक गुजरा। कुछ सालों तक मैं विदेश में जॉब में रहा। उसके बाद वापस भारत में आकर रोजी रोटी के चक्कर में, जो हर लोग करते हैं, उसी के साथ में सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान देने लगा। और समय ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि देश में जो है कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हमें मजबूर कर रही हैं, किसी पे दमन हो रहा है, चाहे वो मोहल्ले लेवल पे हो, गांव स्तर पे हो, शहर में हो। हम उसी दौरान 2006 से सामाजिक कार्यों में जुड़ गए। आपने पश्चिम बर्धमान जिला, खासकर आसनसोल को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में क्यों चुना? जी बिल्कुल। चूंकि बंगाल से हमारा काफ़ी पुराना रिश्ता है, और आसनसोल में हमारी सामाजिक संगठन इंसाफ इंडिया के बनने से पहले हमारे जितने ज़्यादातर लोग थे आसनसोल से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे केंद्र बिंदु बना लेते हैं, चूँकि किसी भी संगठन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का, किसी भी कंपनीज का एक केंद्र होता है। हमने देखा कि यहाँ पे मैं हिंदी भाषी हूँ, उर्दू भाषी जो भी कह लें, बिहार से हूँ। यहाँ पे जो हिंदी भाषी या उर्दू भाषी हैं, या बंगाल में जहाँ पे भी हों, एक समय था जब हमारे पूर्वज, चाहे बाप हों, दादा हों, या जो लोग भी बोल रहे हैं, यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे और यहीं के होके रह गए। तो चूंकि आसनसोल बंगाल का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर जो है हिंदी भाषी की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिस कारण हम
बंगाल में आसनसोल शहर को ही चुना। तो मुझे लगता है कि बंगाल में दो तरह के मुसलमान हैं। एक बांग्ला भाषी मुसलमान हैं जिन्हें मुसलमान या बंगाली मुसलमान कहा जाता है, और एक उर्दू भाषी मुसलमान हैं जिन्हें बिहारी मुसलमान के रूप में जाना जाता है। और मुस्तकीम सिद्दीकी साहब उसी बिहारी मुसलमान के खेमे से आते हैं, और शायद संभवतः इन्होंने इसी पश्चिम बर्धमान जिला को सीमांचल होने के नाते चुना। तो सामाजिक कार्यों में जुड़े रहने के साथ साथ अचानक जब पूरे देश में सीए और एनआरसी के खिलाफ धरना चलने लगा, दिल्ली में शाहीन बाग चलने लगा, उस समय गुलजार बाग के नाम से, ये गुलजार बाग के नाम से या नजरुल बाग के नाम से आसनसोल सिटी बस स्टैंड के सामने एक धरना शुरू हुआ, और धूमकेतु की तरह आप उसमें चमक गए। सारे मुसलमान जो सो कॉल्ड समुदाय के किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हों, उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया, लेकिन एक लंबा आंदोलन में आप चमक गए। इसके पीछे क्या रणनीति थी? देखिए, ये जो आंदोलन हो रहा था, ये आंदोलन न चमकने के लिए थी न चमकाने के लिए थी। चूँकि मैं इससे पहले भी इसी शहर में कई मुद्दों पर मुखर रहा हूँ, छोटे मोटे मुद्दे होते रहे हैं और मैं सक्रिय रहा हूँ हर मुद्दे पे। एक लंबी लिस्ट है जिसको समय के अभाव में गिनाना संभव नहीं है। मुद्दा यहाँ पर है जो हमारे जीवन में एक नया मोड़ लाया, वो है नजरुल बाग, जो शाहीन बाग की तर्ज पर आंदोलन सीए के खिलाफ आसनसोल शहर में शुरू हुआ था। आसनसोल शहर में जब देश के गृह मंत्री ने कहा कि हम एक ऐसा कानून लाएंगे, लोकसभा में एक बिल लाने जा रहे हैं, शायद वो 4 दिसंबर 2019 का दिन था जहां तक मुझे याद है, कि हम जल्द ही अगले सप्ताह, कुछ डेट बताया था कि हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पेश करेंगे। हम लोग कुछ साथी उसके खिलाफ उसी दिन से एक्टिव हो गए थे, सक्रिय हो गए थे, और 13 दिसंबर 2019 को आसनसोल शहर में हमने एक आह्वान किया था, एक रैली के रूप में। आपने कहा कि मैं कैसे चमक गया, कैसे, आप देखेंगे उस रैली में लगभग 50 से 60 हजार लोग आए थे। 5 दिसंबर से हमने नुक्कड़ सभाएं शुरू की थी रानीगंज में और कई जगह आसनसोल में, आसनसोल उत्तर विधानसभा के कई क्षेत्रों में जो रेल पार्क का एक बड़ा हिस्सा है वहाँ भी, आसनसोल दक्षिण में, चाहे वो हाटन रोड के इस तरफ आ जाए जो साउथ पीएस के अंतर्गत आता है, वहाँ से लेकर अहमदनगर, कई जगह पे कुल्टी, दिशरगढ़, हर जगह हमने किया था। उसमें हमने कहीं पे धार्मिक एंगल से कुछ नहीं किया था और लोगों से अपील किया था कि ये दबे कुचले मजबूर ऐसे लोगों का आंदोलन है जो कि जिनके पास ये साक्ष्य मौजूद नहीं है कि उनके पूर्वज भारत के वासी थे। चूंकि एनआरसी में जो कागज का डिमांड किया गया था वो बहुत ही टफ हो रहा था दिखाने के लिए, तो हमने ये जो पहली रैली निकाली थी 13 दिसंबर 2019 को, उसमें से सभी लोगों से आह्वान किया था किसी धर्म जाति को छाट कर नहीं। हाँ, ये सच है कि हम उस पर ज़्यादा टारगेट में थे, चूंकि बीइंग ए मुस्लिम हमारे पास तो कागज था, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, मेरे दादाजी एक बड़े किसान हुआ करते थे, आज भी दादाजी का जमीन है जो कि हमारा है, पिताजी ने उसको बेचा नहीं है, पिताजी का ट्रांसफर होके हम पे आ गया, तो वो जमीनें तो हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन जो लोग मजदूर हैं, ठेला वाला है, रिक्शा वाला है, इन सारी चीजों को जो बड़ी बहस हो सकती है उस पर हमने उन लोगों का आह्वान किया। और 13 दिसंबर 2019 को जब रैली निकाली गई थी, तो रैली निकालने के लिए जितनी भी नुक्कड़ सभाएं की गई थी, हमने कहीं अपना पोस्टर नहीं लगाया था, कहीं अपना नाम नहीं लिखा था कि आह्वान मोहम्मद मुस्तकीम की तरफ से हो रहा। या मैं आपको एक बात और बताऊं, मेरी ऑर्गेनाइजेशंस पूरी तरह इन्वॉल्व थी, लेकिन कहीं पे हमने नहीं लिखा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से आपको बुलावा आ रहा है। आप ये चमकने वाली बात नहीं थी, बल्कि ये लोगों का कन्विंस हो चुके थे कि इसमें सहयोग देना चाहिए था, और ऐसा कन्विंस हुए कि मात्र 7 से 8 दिन के आह्वान पर 50 से 60 हजार लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया। न किसी कम्युनिटी को गाली दिया, न कहीं किसी कम्युनिटी के दुकानों को लूटा, न किसी बस के शीशे फोड़े गए, बल्कि एक शांतिपूर्ण रैली का आयोजन किया गया। आपके विरोधियों का उस समय भी आरोप था
कि पश्चिम बर्धमान जिले में वो चाहे लेफ्ट फ्रंट की राजनीतिक पार्टियां रही हो, या टीएमसी रही हो, या कांग्रेस की रही हो, बीजेपी को छोड़ दिया जाए, तो किसी भी मुस्लिम नेता को, एक ऐसे नेता को उभरने नहीं दिया इन राजनीतिक पार्टियों ने जिनकी पहचान कम से कम दक्षिण बंगाल के 5-10 जिलों पर हो या कलकत्ता तक हो। तो ये जो वैक्यूम था, और चूंकि आप बहुत पढ़े लिखे थे, आपने विदेशों में काम किया था, तो आपको लगा कि ये जो वैक्यूम है, इस वैक्यूम को अगर भरा जाए तो आप एक बड़े नेता बन सकते हैं, इसीलिए आपने इस मुद्दे को ज़्यादा मजबूती से पकड़ा। जी नहीं, मैं नेता बनना नहीं चाहता था। सच्चाई ये है कि जब हमने 13 दिसंबर 2019 को आसनसोल में एक बड़ी रैली का आयोजन किया और कहीं पे अपना नाम नहीं लिखा या क्रेडिट नहीं लिया, या मीडिया में भी आकर ये नहीं कहा कि ये मैं करा रहा हूँ या हमारे द्वारा क्या आयोजन किया जा रहा है, ये पब्लिक मूवमेंट था, पब्लिक के द्वारा आसनसोल के इंसाफ पसंद आवाम का ये मूवमेंट है। तो उसके कुछ दिनों के बाद, लगभग 10 दिनों के अंदर ही 21 या 22 दिसंबर में हुआ था ये, 13 दिसंबर को पहली रैली हुई थी। उसके 10 दिन के बाद मुझे बुलाया गया। यहाँ के मंत्री, लॉ एंड जस्टिस मंत्री हैं मुलय घटक, उन्होंने अपने घर पर, आवास पर बुलाया। मैं जाने को तैयार नहीं था, लेकिन बड़ा दबाव देकर मुझे बुलाया गया जी। उस समय हमारी पहचान नहीं थी, बिल्कुल नहीं पहचान थी। चंद लोग जानते थे कि इस आयोजन के पीछे हमारा हाथ है, जो कि हमने बड़ी मेहनत से लोगों को कन्विंस किया था, और ये मंत्री जी तक पहुंच चुका था। उन्होंने बुलाकर मुझे ये कहा कि आप आसनसोल छोड़ दो। साहब, मुझे उन्होंने फटकार लगाई थी। मैंने कहा था आसनसोल मैं क्यों छोड़ दूंगा? तो कहा कि यहाँ दंगे हो जाएंगे, अगर आप इतने लोगों को लाओगे तो दंगा हो जाएगा। सीए के खिलाफ दीदी कर रही है आंदोलन, तो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग करोगे तो दंगे हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि अगर दंगे हमारी वजह से हो जाएं, तो आज से 2 साल पहले, उस समय मैंने कहा था कि आज से 2 साल पहले जो आसनसोल में रानीगंज में दंगे हुए थे, उस समय तो मैं कहीं पे नहीं था। फिर दंगे क्यों हुए? उन दंगाइयों को क्या सज़ा मिली? दंगाई कहाँ है, किसके साथ हैं, ये सारे लोग जानते हैं। फिर मुझे क्यों कहा जा रहा दंगा हो जाएगा? जिस इतनी बड़ी रैली में अगर एक गाड़ी का शीशा नहीं फूटता है, किसी के धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित नहीं किया जाता है, किसी भी दुकानों को लूटा नहीं जाता है, तो आप सोचिए कितना शांतिपूर्ण होगा। तो उन्होंने कहा हम नहीं करने देंगे। मैंने कहा कि आप यहाँ नहीं करने दोगे, हम चले जाएंगे दिल्ली में जाएंगे, बंगाल भवन का घेराव करेंगे, जेएनयू के साथियों को बुलाएंगे, जामिया के साथियों को बुलाएंगे, और कहेंगे कि जो सेकुलर सरकार है बंगाल में, दीदी के सेकुलर सरकार के सेकुलर मंत्री, कानून मंत्री हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हमें नहीं करने दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप टीएमसी ज्वाइन कर लो। हमने टीएमसी ज्वाइन करने से उसी समय रिफ्यूज किया। आपके खिलाफ बहुत ही गंभीर आपराधिक मामले उसी समय सामने आए। आपके गांव जमुई जो जिला है, आपका पैतृक जिला, वहां से लोगों ने आकर यहाँ पर प्रेस मीडिया को भी संबोधित किया। आपके खिलाफ जो वहाँ केस हुए थे, जिसमें आप पर कॉलेज स्थापना के नाम पर, मेडिकल कॉलेज के नाम पर पैसा लेना, उसके बाद नौकरी के नाम पर पैसा लेना, विदेशों में भेजने के नाम पर पैसा लेना, यहाँ पर आपके खिलाफ महिलाओं के साथ छेड़खानी करने का या उनके साथ मिसबिहेव करने की प्राथमिकी दर्ज हुई। तो ये माने आपका ये पृष्ठभूमि आपराधिक पृष्ठभूमि है, या आप ये मानते हैं कि मंत्री जी के धमकी देने के बाद ये गेम शुरू हुआ? देखिए, जो केसेस हुए हैं हम पे, जो रजिस्टर्ड केसेस हुए हैं, पहला जो केस यहाँ पर से रजिस्टर्ड हुआ, केस कराने वाले का जो नाम है, इसने पहले उनके बारे में जानेंगे। ये लोग जो गिरोह है, एक देश में जो चिट फंड कंपनियां थी, चिट
फंड वो कंपनियां नहीं, CHIT चिट वाला नहीं, CHEAT जिसको हम पूंजी स्कैम कहते हैं, जो शारदा घोटाला, शारदा घोटाला, रोज वैली, इस तरह के जो घटनाएं हैं, इसी बिल्डिंग के पीछे एक बिल्डिंग है बेसिल, इसके होटल्स हैं। अगर आप याद करेंगे तो 2013-14 में हमने यहाँ आके लगभग 5-6 हज़ार लोग को इसी के ऊपर बिल्डिंग पे चढ़ाया था। शायद आप उस समय हमारा नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरी ही नेतृत्व में ये यहाँ पे हुआ था। ये तो ये पता होगा 8-10 हज़ार लोग हुआ था, आपकी उपस्थिति उसमें नहीं थी। मैंने नेतृत्व के रूप में आपका नाम नहीं हुआ, नेतृत्व नहीं, लेकिन मैं ही उसको लीड कर रहा था। अच्छा। तो मैं कहीं पे लीडर बनने की कोशिश नहीं किया था, मैं कभी लीडर बनने की कोशिश नहीं किया था। NH2 को हमने जाम करवाया था, यही पूंजी स्कैम के खिलाफ। तो ये पूंजी स्कैम के जुड़े हुए लोग जो हैं, समय समय पर हमें डैमेज करने के लिए सहारा लेते हैं नेताओं का, पुलिस का और ऐसे मीडिया का जो कि पैसे से। तो आपको क्या लगता है कि मंत्री जी के साथ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। नहीं, मैं जानना चाह रहा था कि मंत्री जी ने आपको आसनसोल छोड़ने की धमकी दी, ठीक उसी समय में ये आपकी चिटफंड कंपनियां भी हुई है, तो आप क्या बने? ये सीधा एलिगेशन लगाना चाहते हैं कि मंत्री जी का चिटफंड कंपनियों के साथ एक रिश्ता था, या चिटफंड कंपनियों ने उनको अपने साथ जोड़ा? देखिए, ये लेटर जो है, ईमेल है, ये साक्ष्य है। हम तो आने वाले कुछ दिनों में एक ऐसा साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे जो हड़कंप मचेगा, लेकिन वो साक्ष्य उस समय उपलब्ध कराएंगे जब नॉमिनेशन करने का डेट खत्म हो चुका होगा। ये क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये कहना चाहता हूँ कि आसनसोल शहर में ये जो हमारे साथ ही अन्याय नहीं किया, ये क्या किए हैं वो मैं एक्सपोज करूँगा, थोड़ा रुक जाइए। ये लेटर लिखा हुआ है हमारा 11 मार्च 2020 को। 11 मार्च 2020 को मैंने एक लेटर लिखा था। किसको लिखा था? ईमेल लिखा था। अगर दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा दें। मैं कई साक्ष्य दिखाऊंगा। अच्छा, देखिए, मेरी उंगली के सामने जो डेट दिया हुआ है, ये 11 मार्च 2020 को मैंने एक ईमेल लिखा था। उस ईमेल में क्या है, हेडिंग से आप समझ जाएं कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट CA NRC and NPR एट काजी नजरुल बाग आसनसोल और अंडर कंटिन्यूअस टॉर्चर एंड थ्रेट्स फ्रॉम योर सीनियर लीडर। किसको लिख रहा हूं? टू द चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल। डियर मैडम, on behalf of organizations Insaf India and as per subject mentioned above, I would like to inform you that we are on 24-hour sit-in, sit-down, बैठ के कर रहे थे protest, dawn protest at Qazi Nazrul Bagh near bus stand Asansol in Paschim Bardhaman district since 15th January 2020 against CA NRC and NPR. We regard you as a secular leader. मैंने लिखा था we regard you as a secular leader and support you, but unfortunately two of your senior leader, दोनों का नाम लिखा हूँ लीडर का। कौन सा नाम है? पहला नाम है मुलई घटक, लॉ मिनिस्टर, has not left any stone unturned to damage and harm this peaceful protest against CA, NRC and NPR. Apart from continuous threats, abuse, ये मेरे पास evidences है सर। ठीक। Apart from threats, abuse and pressure to stop this protest, they used their power to compel us to withdraw this protest. Both of these leaders are damaging secular fabrics and your trust among general public. सेकुलर फैब्रिक्स को डैमेज कर रहा, मैंने लिखा था ये लेटर। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू गिव एन अपॉइंटमेंट फॉर डेलीगेशन मीट विद काजी नजरुल बाग टीम टू गिव यू एविडेंसेस अगेंस्ट बोथ ऑफ दीज लीडर्स सो दैट यू कैन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एंड मेंटेन योर ट्रस्ट, होप फॉर ए फेवर। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये मैंने 11 मार्च को डेट देख लीजिए, हमारा ये लेटर लिखा हुआ 11 मार्च 2020 को 1:55 पे, ठीक है। हमें लगातार धमकियां मिल रही थी और फंसाने की धमकियां मिल रही थी। आपको लगेगा कि हमने ऐसे ही लिख दिया, तो देखिए ये पेपर है सहारा उर्दू का, इसमें साफ लिखा हुआ है आसनसोल नजरुल बाग एहतजाज पर पुलिस की धमकी। ये लेटर जो है 7 मार्च को पब्लिश हुआ है, 7 मार्च 2020 को। मैंने 11 मार्च 2020 को लिखा था। आप
इनका जो है देखिएगा डेट वाइज, ये 7 मार्च को 24 घंटे के अंदर अंदर जमुड़िया पुलिस ऑफिसर इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा हमने डिमांड किया था। वो हमें डरा रहे थे, धमका रहे थे, फर्जी केस में फंसा देंगे। ये लिखा था, मैंने फेसबुक ट्विटर पे भी किया था। दीदी अभी आप चाहें तो हमारे ट्विटर पे चले जाएंगे, 6 मार्च 2020 के ट्विटर पे मैंने कहा, उस पर साफ लिखा है कि ऑफिसर इंचार्ज जो जमुड़िया के, वो कहते हैं तुम्हें फर्जी केस में फंसा देंगे, नहीं तो ये प्रोटेस्ट को हटाओ। हमने नहीं किया, अपने आपके सवाल हमने नहीं हटाया, तो उन्होंने हम पर 19 मार्च 2020 को फर्जी केस किया। मैंने इसका मतलब है सीधा कि आप मैंने ये कहना चाहते हैं कि मंत्री श्री मलय घटक जी ने आपके खिलाफ इन संगठनों के साथ मिलकर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए? अब आइए, हाँ जी बिल्कुल कराएं, एविडेंसेस के साथ कह रहा हूँ सर, कोई ऐसा नहीं है कि मैं बनावटी कर रहा हूँ। देखिए तो वो आपके खिलाफ इस तरह सिर्फ उस आंदोलन से घबरा गए थे या और कोई कारण था जो आपको उस एक चुनौती के रूप में ले रहे थे, या आपने जो सीएम से उनकी रिटन शिकायत कर दी कि वो सेकुलर शक्तियों को कमजोर कर रहे हैं, तो उसके कारण मंत्री जी नाराज होकर आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया? देखिए वहाँ पे जो नजरुल बाग मोमेंट चल रहा था, तो मैं या हमारे साथी या उस मोमेंट से जितने भी जुड़े लोग थे, किसी सरकार को नहीं, सिर्फ बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, आरएसएस के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था कि इस कानून को वापस लीजिए, हम इस कानून को नहीं मानते हैं। ये गरीबों, मजलूमों, ऐसे लोगों, पीड़ित वंचित समाज की आवाज़ थी, और वही लोग ज़्यादा संख्या में आकर वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट भी इतना पीसफुल हो रहा था कि 15 जनवरी से कंटिन्यू हो रहा था, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी सिवाय टीएमसी के वो लोग जो मंत्री जी के दबाव में थे। आप पर आरोप है कि जब आप आसनसोल जेल से नवंबर 2020 में निकले, तो आपने मंत्री जी के सामने सरेंडर करने के लिए या उनसे जाकर आपने तालमेल करने के लिए एक मुलाकात की, उनके घर में जाकर आपने मामले को सलटाने का कोशिश किया, या आपने उनसे कुछ मोल भाव करने का कोशिश किया? उससे पहले मैं बता देता हूँ, या उसी को बताऊंगा तो ये कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी। दरअसल हम पे मंत्री जी ने जो केसेस कराए, तो मैंने कहा कि 7 मार्च को यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स, वो जमुड़िया पुलिस ऑफिसर्स ने हमें धमकी दिया था कि हम किसी भी तरह इस नजरुल बाग मूवमेंट को ख़त्म करें। हमने नहीं ख़त्म किया, तो 11 मार्च को मुझे मजबूर होकर सीएम को एक लेटर लिखना पड़ा। हमने वो लेटर लिखा। 12 मार्च को एक इन लोगों का एक गिरोह चलता है, पूंजी स्कैम, चूँकि पूंजी स्कैम से हम काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, काफ़ी दिनों से लड़ रहे हैं। ये जो पूंजी स्कैम वाले हैं, चिट फंड कंपनियों वाले हैं, तो इनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। इनका ही एक साथी हम पर एक फर्जी केस 13 मार्च को करता है। क्या करता है? 13 मार्च को एक फर्जी केस करता है कि आज से 12 साल पहले हमने उससे 6.5 लाख रुपए की ठगी की है। कितना दिनों पहले? 6 साल पहले, 12 साल पहले 6.5 लाख की ठगी की है। उस ठगी का जो होता है, तो उसके 2 एफआईआर दर्ज कराए गए हैं उसके द्वारा। एक एफआईआर दर्ज जमुई नगर थाना में कराया गया है, जिसमें वो लिखता है एफआईआर में, आप चाहें तो उस एफआईआर की हम कॉपी हमारे पास है, देख सकते हैं कि उसमें वो लिखता है बिना कोई सबूत का कि 12 साल के बाद जब वो काजी नजरुल बाग मूवमेंट चल रहा था, तो उसमें वो हमें पैसा मांगने आया था। 12 साल से हम लापता थे, मेरा ट्रेस ही वो नहीं कर पा रहा था कि कहाँ है, जबकि आप इसी शहर के हैं। इंसाफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, कई जगह बिहार में भी, बंगाल में भी कार्यक्रम करती रही है। तो इसमें वो लिखता है। मेरी अरेस्टिंग 18 मार्च 2020 को होती है। 19 मार्च 2020 को जमुड़िया थाना में वही बंदा एक एफआईआर दर्ज कराता है कि हम पे आज से 1 साल पहले, 12 साल पहले ठगी किया था, और 1 साल पहले यानी जुलाई में, या 10 महीना कह लीजिए, जुलाई में 2019 में हमने उस पर एसिड से हमला किया था। एसिड से हमला किया था। उस एसिड के हमले में उसका जलने का कोई निशान नहीं है, कोई इंजुरीज नहीं है। एसिड के हमले के बाद वो हॉस्पिटल नहीं गया। एसिड के हमले के बाद वो पुलिस में एफआईआर दर्ज करने नहीं गया। वो एफआईआर दर्ज करने गया 19 मार्च 2020 को, और ये इतना गंभीर केस था कि जमुड़िया थाना तुरंत उसका एफआईआर दर्ज कर लेती है।
जबकि एक एफआईआर दर्ज करने के रियल मामले में यहीं पे एक घटना हुई थी जिसका मैंने आंदोलन करने के लिए सारे साथियों को तैयार किया था। एक पंजाबी लड़की का रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था, हत्या हुआ था, उसकी एफआईआर दर्ज पुलिस नहीं कर पा रही थी। एक केस को मैंने खुद लड़ा है रानीगंज में, भक्तिराम भालोटिया की बहू पुष्पा भालोटिया का हत्या हो जाता है। 1 महीने तक मेरे ही कोशिश से उसका एफआईआर दर्ज होता है, उसकी हत्या उसके पति द्वारा होता है। तो बंगाल की पुलिस ओरिजिनल केसेस को, ओरिजिनल हत्या जैसे केसेस, गंभीर आरोप को जल्दी एफआईआर दर्ज नहीं करती है। और एक फर्जी मुकदमा जो 1 साल पहले एसिड अटैक किए थे, एसिड अटैक का कोई निशान नहीं, कोई इंजुरीज का रिपोर्ट नहीं, और उसको दर्ज कर लेती है। तो जब जमुई के केस और इस केस में इतना फर्क है, जमुई में केस करता है तो बोलता है 12 साल बाद दिसंबर में, मार्च 2020 में उससे मुलाकात हुई, जबकि उसी के एफआईआर के अनुसार 2019 में हमने एसिड अटैक किया था उस पर, तो मुलाकात हुई थी तब तो। और ऐसे कई मामले हैं उसमें, और उसके बाद लगातार केस दर्ज कराए जाते हैं हम पे, ठीक है। तो इसमें पूरे की पूरी जो कहानी है, एक्चुअली हुआ क्या है, एक एम फैक्टर है जिसको मैं डिस्क्लोज करूंगा जब नॉमिनेशंस कंप्लीट मेरी स्क्रूटनी हो जाएगी। मैं पूरी तरह आश्वस्त हो जाऊंगा कि मेरी स्क्रूटनी हो गई है और मैं अब कोई नया नॉमिनेशन फाइल नहीं होगा, कैंडिडेट नहीं बदला जाएगा। तो एक एम फैक्टर है, मेरा नाम है एम से मुस्तकीम, याद रखिएगा। मंत्री का नाम है एम से, है ना, दीदी का नाम है एम से। एक बंदे की हत्या हुई है, उसका नाम भी एम से होता है। एक जो हत्यारा है उसका नाम भी एम से होता है। इस हत्या के पीछे किसका है हाथ है, उसका नाम भी है एम से। साजिश करने वाला का नाम भी एम से है। ये सारी चीज का डिस्क्लोज करूंगा। आसनसोल की आवाम के साथ कई चीजें की गई हैं, हम कुछ डिस्क्लोज करेंगे। ये टोटल केसेस में मंत्री जी इन्वॉल्व हैं, ये बच नहीं सकते हैं। मैं जो चुनाव इस मामले में मैं आपको बताऊं, शायद आपको कंटिन्यू करता, चूंकि आपने पूछा कि हम जेल से निकलने के बाद उसके पास नहीं, जब ये आपने एम फैक्टर कहा, तो क्या वो एम फैक्टर जिसकी हत्या हुई हीरापुर पुलिस थाना केस के? नहीं, जमुई थाना में है। वो एम जिसकी हत्या हुई जी, वो शख्स कहाँ का है? जमुई का है। हत्या कहाँ हुई? जमुई में। उसके सूत्र कोयलांचल से कहाँ से जुड़ते हैं? जुड़ेंगे, वो बताऊंगा आने वाले कुछ दिनों में। तो मेरा जो पहले का सवाल था, आपका सवाल यह है कि नहीं, मेरा ये 22 नवंबर को जब मैं वहां मेरा गया, सवाल ये था कि आज भी आप कह रहे हैं कि मेरे पास एक ऐसा एक साक्ष्य है जो एक राजनीति में भूचाल ला सकता है जी, लेकिन आप उसका भी खुलासा थोड़ा सा आपने किया है कि ये हत्या से जुड़ा मामला है, साक्ष्य है, एक और है, और भी मामले हैं। आप फिर बोल रहे हैं कि उसका खुलासा हम नॉमिनेशन के बाद करेंगे। तो उस समय भी मेरा एलिगेशन ये है कि आप उस समय भी मंत्री से बार्गेनिंग कर रहे थे। अभी भी आप चाहते हैं कि मंत्री साहब आप किसी के साथ कुछ तालमेल कर लें, बार्गेनिंग कर लें। आप उनको एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 8 के पहले आप हमसे बात कीजिए, अन्यथा नहीं कीजिए। तो आप मंत्री जी के घर उस बार क्यों गए थे, और आखिर ये अल्टीमेटम देकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं गया नहीं था, मैं ले जाया गया था मंत्री के। मंत्री जी हम पर दबाव बनाए थे। मंत्री जी जो है हमारे जेल से निकलने के बाद उन्होंने जितनी षड्यंत्र रची थी, जितनी साजिशें की थी, वो खुलासा जेल में हो चुका था कि इसके पीछे मंत्री जो हमारे कानून मंत्री हैं, उन्होंने ही कानून का दुरुपयोग करके हमारी छवि को खत्म किया है। और मंत्री जी को ये यकीन हो चुका था कि जब ये जेल से निकलेगा तो इसे इतना बदनाम कर दिया हूं कि ये दोबारा आसनसोल में ही नहीं, पूरे देश से ये गुमनाम जिंदगी गुजारेगा, पूरे देश से गुमनाम जिंदगी। ये जो पेपर में करोड़ों करोड़ रुपए की ठगी की बात छपवाते हैं, ये कौन पेपर छापता है? ये पेपर किस पार्टी की है? उस पार्टी का मालिक जो है आसनसोल में पेपर जो छपता है, करोड़ों की ठगी का आरोप लगाता है, वो टीएमसी के एक राज्यसभा सांसद का पेपर है, सनमार्ग। वो सनमार्ग छापता है। जमुई की खबर को सनमार्ग यहाँ छापता है। जमुई में कई घटनाएं हुई हैं, दंगे हुए हैं, सनमार्ग में कभी क्यों नहीं छापा? तो ये सारे के सारे जो कनेक्शंस थे, सिर्फ हमने कहा वह नहीं, बहुत कुछ खुलासे होंगे और सत्ता दल में ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में भूचाल आएगा।
क्योंकि इनके कुकर्मों का खुलासा जेल में हो चुका, विद सबूत हम लाएंगे। ठीक है, हमारे जेल से निकलने के बाद अगर सबको किसी और पूरे आसनसोल में सबसे ज्यादा जो ड्रास हमारा व्यक्ति है वो मंत्री जी हैं, चूंकि इन्होंने हम पर बहुत जुल्म करवाया, अन्याय कराया, बहुत ही दमन कराया, और हम उस दमन के बदले हम उनको आने वाले चुनाव में एक बड़े टक्कर दे रहे हैं। और उम्मीद करता हूं पूरी ताकत के साथ मैं इस चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा। माहौल हमारे पक्ष में है, आप मीडिया से हैं, आप जाके पता कर लें। हमने बार्गेनिंग करने नहीं गया, बल्कि हमारे साथ ये दबाव दे के कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह ये मान जाए। और क्या सौदेबाजी का प्रस्ताव था जी? आपके सामने क्या प्रस्ताव रखे गए थे सौदेबाजी के लिए? सौदेबाजी की क्या, उनकी पूरी ताकत लगा दी कि किसी भी तरह हम शहर से चाहे भाग जाएं या चुनाव का कोई भी मन में विचार भी पैदा नहीं करें। इसके बाद जो हो सकता है किया उन्होंने, हमारे साथ किया, मेरे साथ खिलवाड़ किया, हमारे चरित्र का हनन करवाया। हमने उनके पार्टी को या मंत्री जी को कभी कोई भी किसी भी तरह से गलत साबित नहीं किया, लेकिन मंत्री जी ने जो षड्यंत्र किया हमारे पीछे, वो हमारे पास एक विकल्प है कि आने वाले चुनाव में हम उनको वो सबक सिखाएं और जो निष्पक्ष चुनाव हो, और चुनाव में हम अभी प्रेजेंट में उनसे भारी पड़ रहे हैं। इंडियन सेकुलर फ्रंट के जो नेता हैं अब्बास सिद्दीकी साहब जी, उनके पास आप गए या उन्होंने आपको चुना इस कैंडिडेट के लिए, इस सीट के लिए? देखिए, मैं चुनाव लड़ने के चुनावी राजनीति में आना नहीं चाहता था। मैं जो सोशल एक्टिविज्म में था उसी में रहना चाह रहा था। मेरे साथ इनजस्टिस हुई, और ये ऐसे लोगों के साथ इनजस्टिस हुई जो खुद दूसरे की इनजस्टिस के खिलाफ सड़कों पर रहता था। और हमारे साथ जो इनजस्टिस हुई उसमें सारी चीज़ों को शब्द हमारे पास नहीं है, मुझे नंगा कर दिया गया, हर तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया। मैं दोबारा कह रहा हूं कि ऐसा किया गया कि हम दोबारा शहर में चेहरे दिखाने के लायक नहीं रहे। अभी की बात है कि हमें धमकियां दी जा रही हैं, हम लगातार कई बार लिख चुके हैं, हम पे हमले कराए जाने की बातें हो रही हैं, गोली मार के विकेट गिरा दिया जाए इसकी बातें हो रही हैं। मैंने चुनाव आयोग को रिपोर्ट भी किया है। इन तमाम चीज़ों के बीच मंत्री जी अपनी वो ताकत भी लगा रहे हैं कि जो एक अच्छे नेता की पहचान नहीं होती, वो ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सरकार जो है, पहले से जो सरकार है वो गुंडों की सरकार है, वो माफियाओं की सरकार है, वो दंगा और दंगाइयों की सरकार है। अगर दंगा दंगाइयों की सरकार को, माफियाओं की सरकार को, गुंडागर्दी वाली सरकार को कोई भी लीडरशिप के रूप में छेड़छाड़ करेगा तो उसका चरित्र हनन करेंगे, उसको मार के फेंक देंगे, उसको गोलियों और बम से और पिस्तौल से खत्म कर देंगे। मैं मानता हूं आप पिस्तौल बम से हमारे विचारों को खत्म नहीं कर सकते। आपकी ये शब्दों में कई गंभीर आरोप लगे हैं। आपने लगाया कि टीएमसी दंगाई पार्टी है। क्या आसनसोल में और रानीगंज में हुए दंगों के पीछे आप टीएमसी का हाथ देखते हैं? मैं साक्ष्य दूंगा कि ये आसनसोल शहर को नजरुल बाग के नाम पर जलाना चाहते थे। इसके पहले जो दंगे हुए थे उसके पीछे तो नजरुल बाग नहीं था। आसनसोल रानीगंज में जो दंगे हुए थे उस समय तो नजरुल बाग नहीं था, तो उस समय इस दंगे की कौन पृष्ठभूमि में थे? ये तो सरकार जिम्मा होगी। जब उत्तर प्रदेश में कोई दंगा होगा तो योगी जिम्मेदार है। बंगाल में जब दंगे होंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? नीतीश कुमार। किसको कहेंगे? तो आप क्यों मैंने दीदी का नाम लेने से डर रहे हैं? तो आप मैं दीदी का नहीं, मैं तो दीदी के खिलाफ बोल रहा हूं। तो बंगाल में जिम्मेदारी तो आपको लेना होगा। आप कानून मंत्री हैं, आपके शहर में दंगा हो रहा है, जिम्मेदार आप होंगे। पुलिस आपकी, कानून मंत्री आप, तो जिम्मेदार कौन? दंगा कराएंगे। अभी तो जितेंद्र तिवारी ने एक दिन, जो पहले इसी पार्टी के बंदे थे, पार्टी के प्रदेश जिलाध्यक्ष थे, मंत्री थे, मेयर थे, एमएलए थे, उन्होंने तो कहा दंगा मास्टर। इनको क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने, जब आपके क्षेत्र में दंगा हो रहा है और आप आराम से रह रहे हैं, 2011 से पहले दिखा दीजिए, भारत के विभाजन के समय जब बंगाल का कलकत्ता शहर जल रहा था तो उस दंगे की आंच
आसनसोल में नहीं आई थी। पूरे देश में जब बाबरी विध्वंस के बाद कई बड़े बड़े शहर जल रहे थे, बंगाल सुरक्षित था। आसनसोल शहर जो सिटी ऑफ ब्रदरहुड है वो सुरक्षित था, वहां दंगे नहीं हुए थे आखिर क्या है, 2011 के बाद बंगाल के कई शहर जलने लगे। मैं खुद गया था बशीरहाट आज से 3 साल पहले। उस दंगे, कुछ दंगा नहीं था, वो दंगा कराया गया था एक कम्युनिटी विशेष को ये बताने के लिए कि ये दंगाई है। आप पर आरोप है कि आपको मोहरे के रूप में लेफ्ट फ्रंट ने मंत्री जी को घेरने के लिए उपयोग किया है और आपके सारा चुनाव की रणनीति, चुनावी खर्चे वगैरह सब कुछ वही उठा रहे हैं, क्योंकि आपका कोई संगठन यहाँ नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस जो ये संयुक्त मोर्चा का सबसे मजबूत घटक है, उसके नेता भी आपके साथ नहीं चल रहे हैं। देखिए, जो लोग ये बोलते हैं कि संगठन नहीं है, जो नई पार्टियां बनती हैं, कोई भी नहीं, पर आम आदमी पार्टी बनी तो क्या वो कांग्रेस की तरह से संगठित थी? संगठित का मतलब क्या? हम जब यहाँ पे हैं, हमारा संगठन है। आखिर हमें जो टिकट दिया गया तो यहाँ के शहर के बड़े बड़े धुरंधर टिकट लेने के लिए नंबर लगाए और सब लोग जानते हैं, ठीक है। हमें जो टिकट दिया गया तो हम नहीं जानते थे कि एक पार्टी बनेगी जिसका नाम इंडियन सेकुलर फ्रंट होगा। उस पार्टी का लेफ्ट के साथ कांग्रेस के जो संयुक्त मोर्चा है उसके साथ गठबंधन होगा। समय आया, पार्टी बनी, उसके बाद गठबंधन भी हुआ। गठबंधन के बाद आसनसोल नॉर्थ की जो सीट है हमें मिली, प्रत्याशी के रूप में उतारा गया। हमारी पार्टी जो है डेफिनेटली हमें चुनावी खर्च बेयर करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी हमारी है तो चुनावी खर्च कौन बेयर करेगा? कांग्रेस के असहयोग को आप किस रूप में भरपाई कर रहे हैं? कांग्रेस के जो आला नेता हैं या कांग्रेस के जो सक्रिय नेता है वो आज तक सक्रिय हैं। आप देख लें, हमारे नॉमिनेशन में कांग्रेस के सभी सक्रिय नेता आए थे। जब हमारा नॉमिनेशन हो रहा था, आप ये कैसे कह सकते हैं चंद लोग जो हैं, जो नाराज हैं, चाहे अपनी पार्टी से नाराज हैं, वो पार्टी का उनका आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन अगर ये कहेंगे कि कांग्रेस नाराज है हमसे, तो कांग्रेस के सारे नेताओं की उपस्थिति थी। और जब जब कार्यक्रम कर रहे हैं, हम कई कार्यक्रम किए, उसमें कांग्रेस के सभी सक्रिय जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो सारे नेता आ रहे हैं। प्रचार के दौरान क्या अब्बास सिद्दीकी साहब के यहाँ का प्रोग्राम है? जी हाँ, आने वाले हैं। आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? किस आधार पर आपको मतदान किया जाए, जी, ये मुद्दे जनता के सामने रखें। जी बिल्कुल। दरअसल अभी तक जो सरकारें चल रही हैं, ये डर और खौफ की सरकार चल रही है। लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को भय दिखाया जा रहा है। बीजेपी आ जाएगी, एक बड़ी कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से मैं आता हूं, कि बीजेपी आ जाएगी, ये डर और भय दिखाया जा रहा। उस डर भय को खत्म करने के लिए ये सबसे पहला संदेश ये देना चाहता हूं कि दीदी ने 2011 के बाद बीजेपी के लिए पूरे बंगाल में दरवाजा खोल दिया। और दरवाजा खोल दिया इसलिए कि दूसरी जो सेकुलर पार्टियां हैं उसका यहाँ पे अस्तित्व न रहे, और बंगाल के मुसलमान जो हैं बीजेपी को रोकने के डर से दीदी की पार्टी को मतदान करता रहे। लेकिन ये जो नई पार्टी बनी इंडियन सेकुलर फ्रंट, इनके अपने मुद्दे थे कि आखिर आपने जो वादे हमसे किए थे कि बंगाल के मुसलमानों का विकास के मुद्दे थे, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, आपने और कम कर दिया, बल्कि उसको डर दिखाना शुरू किया। इसलिए ये डर से कि बाहर निकलिए, और गठबंधन की जो अभी पार्टी बनी है ये पूरी मजबूती से पूरे बंगाल को 28 फरवरी 2021 को एक संदेश ब्रिगेड से दे चुकी है कि सरकार जो है एक लहर है, ये खत्म होगी। ये दंगाई की पार्टी जो मोहल्ले में गुंडों को पाल के रखी है कि अगर कोई उसका विरोध करे तो गुंडे आके धमकाते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, हमारा यहाँ पे आसनसोल नॉर्थ में है, कुछ गुंडे जा रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं कि उनकी रैलियों में न जाओ। खुद मुझे डराया जा रहा, मुझे धमकियां दी जा रही। मैं कंप्लेन कर रहा हूँ बार बार चुनाव आयोग को
तो ये गुंडे पाल के रखे हैं। जैसे बीजेपी क्या करती है, सीबीआई और ईडी का डर दिखाती है एमपी एमएलएस को। टीएमसी क्या कर रही है, दीदी की पार्टी क्या कर रही है, लोगों को गुंडे और पुलिस का डर दिखाती है। चंद गुंडों को इन्होंने हर जगह, ये सिर्फ आसनसोल नॉर्थ की बात नहीं है, हर जगह चंद गुंडों को पाल रखा है। चंद माफियाओं को, चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे वो कोयला माफिया हो, चाहे वो जमीन माफिया हो, चाहे वो मिट्टी माफिया हो, अलग अलग तरह के माफियाओं को पाल रखा है। और उससे वो चुनाव के दौरान डर दिखाता। हम उस डर को निकाल के हम शिक्षा की बात कर रहे हैं कि शिक्षा का स्तर क्या है। प्राइवेट स्कूल का हाल देखिए और सरकारी स्कूल का हाल देखिए। सरकारी स्कूल में तो ऐसा है कि सैकड़ों माइनॉरिटी उर्दू स्कूल जो हैं उनके साइंस और कॉमर्स के डिपार्टमेंट को दीदी ने सैकड़ों ऐसे स्कूल को बंद कर दिया गया है। ये जो माइनॉरिटीज के नाम पर ये मूर्ख बना रहे हैं, हम इसको बताना चाह रहे हैं कि आप ये जो दीदी हैं ये ऐसे जगह पे लाके आपको खड़ा कर रही हैं एक डर दिखाकर। हम उस डर को खत्म करने के साथ साथ शिक्षा के विस्तार पे, आधुनिकीकरण पे, स्वास्थ्य के विस्तार पे, स्वास्थ्य के आधुनिकीकरण पे, रोजगार, जो लोग पलायन करके यहाँ से दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, उसको खत्म करके रोजगार के अवसर कैसे उत्पन्न कराए जाए। हमारी सरकार बनी तो इस पर हम काम करेंगे। आपने अभी शिक्षा की बात की। रेल पार आपका जो आसनसोल नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र है उसमें उर्दू कॉलेज की मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा था, उस पर चर्चाएं हुई थी, हस्ताक्षर अभियान भी चला था। उसमें आपकी कोई भूमिका सामने नहीं नजर आई? एक्चुअली जिस समय उठा था मैं उस समय जेल में बंद था। जिन लोगों ने उठाया था वो अच्छा किया था, मैं सहमत हूँ। सहमत इसलिए हूँ कि जो लोग 10th के बाद 11th में जाते हैं पढ़ने के लिए कॉलेज में, उनके पास ऑप्शन 3 है। वो चाहे झारखंड में चले जाएं, बगल में बीएसके कॉलेज है, उसमें एडमिशन ले और हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम से पढ़ें, या फिर बंगला माध्यम से। अचानक उसके टर्न लेने से क्या होता है कि वो अच्छा नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद कंपटीशन का दौर आता है, उसमें अच्छा नहीं कर सकते हैं। अगर ये हो जाता तो अच्छा होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं हुआ, ये तो वहाँ की जनता पूछेगी जिन्होंने वादा किया था कि हम उर्दू कॉलेज देंगे। हमने तो ऐसा कोई वादा ही नहीं किया था, इसलिए हम उस राजनीति पे नहीं जानते हैं। जनता उनसे पूछेगी उर्दू कॉलेज क्या हुआ, वो बोलेंगे कि इस बार नहीं, उस बार कर देंगे। हम ये कह रहे हैं शिक्षा का जो स्तर होगा वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है। हम किसी एक विशेष समुदाय को वोट बैंक की राजनीति में नहीं लाना चाहते, हम भावनाओं से नहीं खेलना चाहते हैं। हम बेसिक मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं और बेसिक मुद्दों को हम लाएंगे। चाहे वो शिक्षा का जब बात आएगी तो अंतिम पंक्ति में खड़ा वो व्यक्ति जो कि वंचित समाज से, वंचित वर्ग से है, चाहे उसका धर्म, जाति, समुदाय कुछ भी हो, उसको भी वही अवसर प्रदान कराएंगे जो कि एक वोट का अधिकार एक अमीर के बच्चे को है। बराबरी का शिक्षा का स्तर को बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य की बातें आएंगी तो हम उसको हसीन सपने दिखा के गुमराह नहीं करेंगे। हसीन सपना दिखाकर यहाँ गुमराह किया गया आज तक। आज आप देख लीजिए बगल में एक बड़ा हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लोग कहते हैं उसको। अगर वहाँ पे MRI की बात आएगी तो जाके प्राइवेट में कराइए। CT स्कैन की बात आएगी कितना होता है या आप पता कर लीजिए। आप चूंकि मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, खासकर मुसलमानों से, और देश की राजनीति में खासकर बीजेपी पश्चिम बंगाल में 30 बनाम 70 की लड़ाई लड़ रही है, तो न चाहते हुए भी एक प्रश्न ये आता है कि मुस्लिम कम्युनिटी, खासकर अल्पसंख्यकों में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आपके नज़रिए में TMC ज़्यादा खतरनाक है या ज़्यादा मुख्य चुनौती है या बीजेपी? देखिए, बीजेपी क्या है, हाई स्कूल है और TMC प्राइमरी स्कूल है। वो उसका मिजाज बनाया जाता है प्राइमरी स्कूल में और फिर बाद में प्रमोशन कर दिया जाता है। ठीक है। TMC ने क्या किया है, आप एक जलपाईगुड़ी के मुस्लिम लीडर का नाम बताइए जिसे आप जानते हो। चलिए जलपाईगुड़ी छोड़ दीजिए, दिनाजपुर के एक मुस्लिम लीडर का नाम बताइए जिसे आप जानते हो, शायद मोहम्मद सलीम को छोड़ के। ठीक है, चूंकि वो बहुत नेशनल लीडर है और वो आज से नहीं उभरे हैं, वो लेफ्ट के टाइम से उभरे हैं। मैं TMC के दौर में किसी एक लीडर का नाम बता दीजिए जो TMC ने पहचान दी हो, मुस्लिम लीडर। मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप इन पे लगता है।
नहीं, मैं कह रहा था दोनों में मेरी बात सुनिए, मैं उसी पे लाऊंगा। बीजेपी ने क्या किया है, मुसलमानों के खिलाफ खुल के बोलती है, हमेशा बोलती है। टीएमसी क्या कर रही है, मुस्लिम लीडरशिप को इतना खत्म कर दे रही है कि कोई डिमांड कर ही न सके कुछ। अब हमारे पास समय कम है, हम अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। अगर विधानसभा चुनाव में आप जीतकर विधायक बन गए और त्रिशंकु विधानसभा हेंग अगर असेंबली आई, तो आपकी भूमिका क्या होगी? देखिए, हम तो एक पार्टी में, जो हमारी पार्टी है, हम उससे जुड़े हुए हैं। त्रिशंकु विधानसभा बनने की पूरी प्रबल संभावना है। हमारे साथ वैसे लीडर चाहिए जो कि लोगों के मुद्दे से जुड़ी रहे। भावनाओं से खिलवाड़ करने वाली सरकार हम कभी पसंद नहीं करेंगे। धर्म के मामले पे लोगों को उत्तेजित करके विभाजन करने वाली सरकार को हम कबूल नहीं करेंगे। फ्रंट किस ओर जाएगा, बीजेपी या टीएमसी, अगर हंग असेंबली हुआ तो? बीजेपी की तरफ जाएगा तो एकदम नहीं जाएगा। हंग असेंबली हुआ, जिन्हें आना है हमारी तरफ, हमारे मुद्दों के साथ आएंगे, ठीक है, कबूल करें हमारे नेतृत्व, हम नेतृत्व के फैसले को स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा कि सामाजिक गतिविधियों से अपनी सेवा शुरू करने वाले मुस्तकीम सिद्दीकी जी ने राजनीति प्रताड़ना के खिलाफ जूझकर एक राजनीति के क्षेत्र में ही प्रवेश कर लिया। स्थानीय तृणमूल प्रत्याशी और मंत्री मलय घटक के खिलाफ उनके काफ़ी गंभीर आरोप हैं। वो ये भी दावा करते हैं कि 8 अप्रैल को जब नामांकन का दौर समाप्त हो चुका होगा, वो कुछ ऐसे साक्ष्य मंत्री महोदय के खिलाफ, टीएमसी प्रत्याशी के खिलाफ सामने लाएंगे, जिससे पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक उबाल आ जाएगा। वो टीएमसी को एक मौका यह भी नहीं देना चाहते हैं कि उस साक्ष्य के सामने आने के बाद वो कैंडिडेट बदलने का उनके पास कोई विकल्प रहे। तो वो एक खास कम्युनिटी से बाहर निकलकर सभी दलित पिछड़ों के विकास के दावे करते हैं। हंग असेंबली आने के बाद अपनी शर्तों पर बीजेपी के खिलाफ सरकार गठन का प्रस्ताव या मंशा भी रखते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर मैंने उनके साथ गंभीरता से चर्चा की। आप लोगों ने इसको सुना, आप अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। इन तमाम बातों के साथ मैं पुनः अपने अतिथि मोहम्मद मुस्तकीम सिद्दीकी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम यही समाप्त करता हूं। नमस्कार।